वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम देखने वाले हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, प्लस अप्रोचेस कौन सी होती हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने होते हैं, वेट बियरिंग किस हिसाब से करानी है, पोस्ट रिहैबिलिटेशन न प्रोग्राम क्या होगा, उसका असिस्टेंस डिवाइसेस और कुछ चीज़ें जो हमें रिहैबिलिटेशन केयर वगैरह प्रॉपर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब तो आप ठीक है, बट लाइक शेयर ये सारी चीज़ें प्लीज़ कर दिया करो एंड कमेंट भी। तो अब हम देखते हैं, और कुछ और भी ऐड कराना हो या कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो हम शुरुआत करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होगा कि पेशेंट को एडुकेट करना कि ऑपरेशन के बाद आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसका पेन मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, इंडिपेंडेंट वॉकिंग हमें उसको बतानी है कि किस तरीके से आप करेंगे, और रिहैब की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ओके, दूसरा है फंक्शनल एक्टिविटीज़ हमें उसे करानी है, वॉकअप, डाउन स्टेयर्स, टॉयलेट को यूज़ करना सिखाना है, चेयर्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे, और ट्रांसफ़र इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन से पहले ही हमें पेशेंट को इतना कैपेबल कर देना है कि वो ऑपरेशन के बाद अपने आप ट्रांसफ़र इंडिपेंडेंटली कर पाए। ठीक है, तो उसको हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस करानी है कि किस तरीके से आपको अगर ऑपरेशन के बाद अपने अपर एक्सट्रीमिटीज़ को यूज़ करके अपनी बॉडी को पूरी ट्रांसफ़र करना है, चेयर यूज़ करनी है, इस तरीके से। तो अब जो है सर्जिकल अप्रोचेज़ होती हैं, कैसे आप जो है जो हिप है उस तक पहुँचेंगे और कौन सी आपकी अप्रोच जो है वो बेस्ट होती है। देखो, यहाँ पर लेटरल और एंटीरियो लेटरल अप्रोचेज़ होती हैं, जिससे कि आपका अल्टर कि हम किसको छेड़ते हैं। जैसे ये हमारा हिप है, ठीक है, ये हमारा हिप जॉइंट है, यहाँ पर ये फीमर हो गया और ये है हिप। तो इस साइड हमारा अडेक्टर ग्रुप होता है ना, तो ये एंटीरियो लेटरल अप्रोच है। ये एंटीरियो लेटरल अप्रोच के अंदर क्या होगा कि ये जो आपका हिप अडेक्टर वाला वो है, इसको ये छेड़छाड़ करेगा, इस तरफ से ये इंसिजन्स वगैरह करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि गेट कंप्रोमाइज़ कर जाता है, बिकॉज जो एबडक्टर्स होते हैं उनका मेन रोल होता है पेल्विस को एक इक्वल उसमें रखना, ठीक है, ड्रॉप होने से बचाना, टिल्ट होने से बचाना, एबडक्टर्स का वर्क यहाँ पर होता है। अगर रिहैबिलिटेशन के बाद इनएडिक्वेट रिपेयर या फिर वीकनेस रह जाती है तो पेशेंट का जो लिम्पिंग होता है, वो प्रॉपरली चल नहीं पाता, ठीक है, तो वो प्रोलॉन्ग लिम्पिंग करता रहता है। लिम्पिंग को कुछ बोलते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो यही है कि एक पैर ऐसा लगता है वो जो ना, जैसे किसी का पैर छोटा होता है तो वो इस तरीके से चलते हैं ना, अजीब तरीके से, जैसे ट्रेनलाइन वर्क गेट होता है उस तरीके से चलते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है मिनिमली इन्वेजिव THR। इसकी कॉम्प्लिकेशंस मिनिमली कि इंसिजन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और यहाँ पर जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं कि वुंड हीलिंग प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, कंपोनेंट माल पोजिशनिंग देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है रिस्क फिमोरल फ्रैक्चर की। ओके, अब आगे हम देखते हैं इसके साथ साथ हर एक सर्जिकल अप्रोच के साथ आपका प्रिकॉशन क्या क्या रखना होगा। जब एंटीरियर अप्रोच है तो उसके अंदर आप जो है हिप को बियॉन्ड दी न्यूट्रल पोजीशन नहीं लेकर के जा सकते, हिप को पीछे की तरफ नहीं करेंगे, प्रोन लाइन पोजीशन में नहीं लेटेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आगे की तरफ से हुआ है ना। अगर आप उस प्रोन में लेट जाएंगे तो सारा प्रेशर उस प्रोन लाइन में आपका एंटीरियर इंसिजन्स पर आ जाएगा। डोंट एक्सटर्नली रोटेट एंड एक्सटेंड हिप, डोंट परफॉर्म ब्रिजिंग एक्सरसाइजेज। तो ये थे आपके एंटीरियर अप्रोच के प्रिकॉशंस। अब देखते हैं पोस्टीरियर अप्रोच के। आपको नी को फ्लेक्स नहीं करना है मोर देन 90 डिग्रीज, डोंट इंटरनली हिप बियॉन्ड न्यूट्रल, और थर्ड वन इज़ डोंट एडक्ट लेग बियॉन्ड न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट अप्रोचेस पर पेशेंट की डिफरेंट सर्जिकल अप्रोचेस को देखकर हमें प्रिकॉशंस उसको स्पेसिफिकली बताने होते हैं, इसीलिए ये कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस यहाँ पर हैं। डिसलोकेशन आफ्टर TH जो है पोस्टीरियर अप्रोच में ये ज़्यादातर कॉमन होता है। जब हिप को अडेक्टेड किया जाता है पास्ट द मिड लाइन प्लस इंटरनली रोटेटेड एंड फ्लेक्स किया जाता है 90 डिग्री से ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको जो है एबडक्शन के साथ यूज़ एबडक्शन प्लो
पिलो को बिटवीन द नीज रख देना है, जिससे कि जो है वो हमारा इंटरनली रोटेट ना हो पाए। ये वाला जो यहाँ पर प्रिकॉशंस है, इंटरनली रोटेट ना हो पाए, इसीलिए हमें यहाँ पर पिलो को रख देना है। अदरवाइज़ यहाँ पर पोस्टीरियर अप्रोच में डिस्लोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, इन रिवीजन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर की दोबारा सर्जरी हुई है, वहाँ पर नी इमोबिलाइजर्स का यूज़ करना है और हिप एब्डक्टर ऑर्थोसिस का यूज़ करना है मिनिमम 1.5 से 3 मंथ तक। ओके, अब देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव THR रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर हम क्वाड्रीसेप्स सेट्स कराएंगे, ग्लूटियल सेट्स कराएंगे, एंकल पम्प प्लस एक्टिव हिप फ्लेक्शंस, हील स्लाइड्स, ये सारी एक्सरसाइजेस कराएंगे। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे हिप एब्डक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। जो एब्डक्टर्स हैं वो मैंने पहले ही बताया, जैसे कि आपको जो हिप एब्डक्टर्स होते हैं वो पेल्विस को इस तरीके से एक ही लेवल पर बनाए रखने का काम करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कि टिल्टिंग नहीं होती है। स्विंग फेस के अंदर ये सेंटर में ही रहते हैं। अदरवाइज जिनकी ये हिप एब्डक्टर्स कमज़ोर होते हैं, जब वो स्विंग फेस के अंदर जाते हैं तो ये जो अपोजिट साइड का हिप होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि SLR आपको जब तक नहीं कराना है जब तक पेशेंट पार्शियल या फिर फुल वेट बियरिंग पर नहीं है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि गोल क्या रहेंगे इसके। वेट ट्रांसफ़र टू द नॉन ऑपरेटेड हिप के ऊपर वेट हमें ट्रांसफ़र कराना होगा। वेट गेट ट्रेनिंग देनी होगी इवन और नॉन इवन सरफेस पे, मतलब डिफरेंट सरफेसेस पर हमें उसको ट्रेनिंग देनी होगी। स्टेयर क्लाइंबिंग, ओके, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की ड्रेसिंग वगैरह भी करनी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक स्टेयर क्लाइंबिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो अनइन्वॉल्व मतलब जिस पे ऑपरेशन नहीं हुआ है वो पहले चढ़ेगा असेंडिंग। जैसे ये स्टेयर्स हो गई आपकी, ठीक है, तो इसके ऊपर जो पहले पैर जाएगा ना वो जाएगा आपका जो अनइन्वॉल्व्ड है, जो अच्छा पैर है, जो ठीक है, एकदम हेल्दी पैर है। उसके बाद जो नॉन हेल्दी है उसके बाद वो ऑपरेटेड लेग जाएगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए गुड गोज़ फर्स्ट बैड लेटर, जो अच्छा पैर है वो पहले जाएगा और जो बुरा पैर है जो ऑपरेटेड है वो बाद में जाएगा, ठीक है। वेट ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वेट ट्रेनिंग 3 फेजेस के अंदर कराई जाती है। पहले होता है टो टच, जिसके अंदर सिर्फ 10% ऑफ वेट वियरिंग आता है, ठीक है। नॉन वेट वियरिंग से अच्छा होता है ये, क्योंकि नॉन वेट वियरिंग में तो फिर वहाँ पर जो है वेट ही नहीं पड़ता, तो प्रोप्रियोसेप्शंस और गोल्जी टेंडन वगैरह वर्क नहीं करते हैं, तो वो हीलिंग रेट भी डिक्रीज़ हो जाता है। प्लस थर्ड है पार्शियल वेट वेयरिंग, जिसके अंदर कि 30 to 50% बॉडी वेट आता है। फुल वेट वेयरिंग में फुल वेट जो है पेशेंट लेना शुरू कर देता है। अब देखते हैं इसमें असिस्टिव डिवाइसेस भी पेशेंट को हमें प्रोवाइड कराने होते हैं। वो हैं कुछ 4, वॉकर, रोलिंग वॉकर, क्रचेस और केन्स। तो इनका अपना अपना प्रॉफिट होता है और अपने अपने नुकसान होते हैं, तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है उसकी कंडीशन पर। वॉकर का क्या होता है, ये फर्स्ट चॉइस होती है किसी भी पेशेंट को देने के लिए। इसमें ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वेस ऑफ सपोर्ट भी मिल जाता है चलने के लिए, लेकिन ये जो है आपका स्टेयर्स पर यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई ग्राउंड लेवल पर रहता है तो उसके लिए वॉकर अच्छा है, बट कोई इसी को स्टेयर्स का काम है या कुछ ऐसा वो काम करता है इसको चढ़ना पड़ता है, या घर उसका 3rd 4th फ्लोर पर है, तो वो वॉकर उसके लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। रोलिंग वॉकर्स क्या होता है, इसके अंदर पेशेंट अपनी स्पीड को अपने आप डिसाइड कर लेता है। सेम इसको भी आप स्टेयर्स के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते रोलिंग वाले को। ओके, क्रचेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सिलरी और फोरआर्म क्रचेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और यंगर पॉपुलेशन के लिए ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि वो मोबाइल ज़्यादा होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और यहाँ पर आप जो है फास्टर गेट के लिए ये अलाउ करती है क्रचेस, बट लीस्ट स्टेबिलिटी यहाँ पर देती है क्रचेस, बिकॉज वो सिर्फ एक उसको ही तो सपोर्ट करती है, ठीक है। इसके लिए आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे अपनी ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए क्रचेस को यूज़ करने के लिए, और ओवरऑल बैलेंस जो है अच्छा होना चाहिए। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन आ जाती है इसमें कि नर्व जो है उस पर इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है। नर्व कंप्रेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे ये क्रच है, ठीक है, तो हैंड जो है वो इस तरीके से रहना चाहिए कि एल्बो आपकी फ्लेक्शन में रहे 15 to 30 डिग्री के, ठीक है।
अदरवाइज़ ये जो है आपकी शोल्डर में एक्सिलरी नर्व वगैरह होती है, एक्सिलरी नर्व होती है, उसको कंप्रेस कर देती है, ठीक है। कैंस की अगर हम बात करते हैं तो कैंस यूज़ करी जाती हैं कॉन्ट्रालेटरल साइड पर, जिस साइड सर्जरी हुई है, मतलब हिप जिस साइड इफेक्टेड है उससे उल्टी साइड यूज़ करी जाएगी दूसरे हाथ में। यहाँ पर ट्रांसफ़र करती है ये 10 to 20% वेट का, बॉडी वेट का, ठीक है। ये सिर्फ यूज़ करी जाती है जब जो है इन हु फुल वेट बियरिंग, जब वो फुल वेट बियरिंग के हो जाए, और अलाउ करती है रेसिप्रोकल वॉकिंग पैटर्न को ऑन स्टेयर्स पर भी, ठीक है। स्टेयर्स पर भी ये यूज़फुल है। अब हम आगे देखते हैं रिहैबिलिटेशन केयर की। जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उसी दिन आप असेस करेंगे मोबिलिटी स्टेटस को, ऑब्जर्व करेंगे कोई साइन ऑफ डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं है। वो क्या क्या साइंस होते हैं, पहला है आपका लोअर लेग स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी, रेडनेस इन काफ्स, पेन रिपोर्ट करेगी, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पेन को रिपोर्ट करेगा। जब काफ और थाइस को पैल्पेट भी करोगे ना तब भी पेशेंट जो है पेन रिपोर्ट करेगा। उसकी ड्रेसिंग की स्टेट को नोट करना है कि सब कुछ ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, उस सबको नोट करना है। स्ट्रेंथ ऑफ अनइन्वॉल्व लेग की स्ट्रेंथ को भी हमें नोट करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेम डे वाला टास्क। अब देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव डे में हम क्या क्या एक्सरसाइज उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। डे फर्स्ट पर हम बताएंगे उसको आइसोमेट्रिक, क्वाड्स, हैम्स, ग्लूट्स की और एंकल पम्प, ठीक है, सिर्फ इतना बताएंगे। सेकेंड डे पर हम जो पुरानी आइसोमेट्रिक्स और एंकल पम्प के साथ साथ सुपाइन, हिप, रेंज ऑफ मोशन विद इन, ये साइन जो है ये विद इन का है, ठीक है। ये विद का होता है और इसके आगे इन, तो विद इन हो गया ना। जितनी रेंज अलाउ कर रही है उसको उतना हमें उसको सुपाइन में हिप की रेंज ऑफ मोशंस करानी है। पैसिव टू एक्टिव, जितना वो टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, आगे चलते हुए उसमें, ठीक है। हिप एबडक्शन, एक्टिव असिस्टेड टू एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, हील स्लाइड्स, ब्रिजिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस करानी है। और डे 3 to 4 मतलब इट्स वेरी करते हैं ये डेज, ऑब्वियसली एक हफ्ते में तो कोई भी THR का जो पेशेंट है वो ठीक नहीं होगा, बट स्टिल ये कुछ एक्सरसाइजेस मतलब आपके पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा डेज को, ओके। तो डे सेकंड में हमने देखा कि इस तरीके से ब्रिजिंग पर आ जाना है। डे 3 to 4 में कंटिन्यू प्रीवियस एक्सरसाइजेज, सिटिंग हील रेजेस और लार्ज आर्क क्वाड्स कराने हैं। 5 to 7 डेज मतलब 1 वीक के अराउंड कॉन्टीन्यूस प्रीवियस एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखना है। मिनी स्क्वाट्स, स्टैंडिंग हिप फ्लेक्शन टू 90 डिग्री, ठीक है। स्टैंडिंग में इस तरीके से स्टैंडिंग में ही हिप फ्लेक्शन कराना है 90 डिग्री पर, हिप एक्सटेंशन कराना है, स्टैंडिंग हिप एबडक्शन और फॉरवर्ड स्टेप अप, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप जो है वो कर सकते हैं। अब आगे देखो, इसमें जो मैनेजमेंट में कॉमन प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं THR की, वो क्या है। सबसे पहले है ट्रेंडलैंड व गेट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जहाँ पर वीक हिप एबडक्टर्स रह जाते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा कंसंट्रेट करना है हिप एबडक्टर्स पर, ठीक है। इवेल्युएट करना है LLD को, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी कितनी है, उसके ट्रेंडलैंड वर्क साइन को इवेल्युएट करना है। इफ़ पॉजिटिव तो वर्क करना है हमें ग्लूटियस मीडियस एक्सरसाइज पर, ग्लूटियस मीडियस मसल पर। मैनुअली और पुली रेजिस्टेंस देना है पेल्विस पर विद लेटरल वॉकिंग, मतलब इस तरीके से आप जो है ये पेशेंट है, ठीक है, ये इसकी पेल्विस हो गई, तो यहाँ पर थेराबैंड या किसी भी तरीके से इसको रजिस्ट करके इसको बोलना है कि आप इस तरफ वॉकिंग करो, ठीक है, लेटरल वॉकिंग करो। वॉक स्टेंस वेट शिफ्ट, मतलब खड़े खड़े वॉक स्टेंस पर ही वेट को शिफ्ट कराना है पेशेंट को। प्लस फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हिप को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, अवॉइड करना है कि पिलो को जो है वो नी के अंदर ही आफ्टर सर्जरी ना ज़्यादा देर रखे, ठीक है। वॉकिंग बैकवर्ड हेल्प स्ट्रेच, जब वो पीछे की तरफ चलेगा तो उसका जो फ्लेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होने वाला पार्ट है वो नहीं रहेगा, ठीक है, वो स्ट्रेच होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं हो पाएगा। परफॉर्म थॉमस साइन ऑफ 30 reps पर डे, इस तरीके से जो है ये ऑपरेटेड लेग है, ठीक है, ये अनइन्वॉल्व लेग है जो एकदम हेल्दी है, तो इसको अपनी तरफ खींच करके ऑपरेटेड लेग को नीचे ही कर देना है। जैसे थॉमस साइन हम वो करते हैं उसी तरीके से
इसको स्ट्रेच को लेना है तो यहाँ पर आपका जो है कॉन्ट्रेक्चर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये था कुछ आपका ऑल अबाउट द THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स।